हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि आप जानते हैं आज पूरे इंडिया के अंदर 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए यार, फाइनली मैं भी हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 43, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमेशा बोलता हूं नोट्स को मेंटेन करते हुए चले, और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी आप जानते हैं यार, करंट अफेयर मतलब वे टू सक्सेस। तो चलिए यार, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ज्योग्राफिकल लेक्चर नंबर 3 आ रहा है ट्यूसडे शाम 5 बजे यानी कि 17 अगस्त को। तो डेट नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त एकदम प्रीमियम लेक्चर रहने वाला है। यूट्यूब के ऊपर प्रीमियर आपके सामने लग जाएगा आज या कल में। बात करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर के बारे में। स्वतंत्रता दिवस 2021 समारोह के लिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम, अभी मैंने आपको बताया आज 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है कि हर साल 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडा क्यों फहराया जाता है? आप बोलो कि भैया क्योंकि आजादी मिली थी 15 अगस्त को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो झंडा फहराने की प्रथा है और वो भी लाल किले के ऊपर, वो क्यों है 15 अगस्त को? क्या आपको पता है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। आज ही के दिन लगभग 74 साल पहले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1947 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर पहली बार झंडा फहराया था। तो उसी दिन से आज तक हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, और इसी तरीके से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हो जाता है कि इस बार जो इंडिपेंडेंस डे का थीम था वो क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस बार इस थीम के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो लोकल पब्लिक है उनको इस बार एंट्री नहीं मिली, लास्ट टाइम भी नहीं मिली थी, और बाकी जो स्कूल के छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने भी कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह नहीं किया है। बाकी इंपॉर्टेंट लोग थे, कुछ वीआईपीज थे, बाकी जो कैबिनेट है पूरा वो था, और जो हमारे ओलंपियन लगभग 240 अब तक के ओलंपियंस थे उनको इन्विटेशन दिया गया था। और स्पेशली टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो मेडलिस्ट रहे हैं सभी, उनको स्पेशल इन्विटेशन के साथ बुलाया गया था लाल किले के ऊपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉपर संबोधन किया है पूरे देश को। आई होप आपने वीडियोस वगैरह देखी ली होगी। तो ये याद रखिएगा कि इस बार 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम के साथ मनाया गया। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट करंट इवेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पॉलिसी, कोई योजना, कोई स्कीम जो लॉन्च होती है ना, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, एग्जाम में वही घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो इस पॉलिसी का नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, या फिर व्हीकल स्क्रैपेज योजना भी ऐसे करके इसको पूछा जाएगा। यह है क्या फ्रेंड्स? इस योजना के तहत पूरे भारत के अंदर जितने भी पुराने वाहन हो चुके हैं, चाहे वो हल्के वाहन हो या फिर भारी वाहन हो, उनको हटाया जाएगा रोड से। इसका फायदा क्या होगा? इससे जो पर्यावरण है दूषित हो रहा है उसमें साफ आएगा, यानी कि पर्यावरण साफ होगा। पुराने वाहन है, ऑलरेडी उनकी फिटनेस खराब हो रखी है, तो प्रदूषण फैला रहे हैं, ये मानना है गवर्नमेंट का। और साथ ही जो सड़क के ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है वो भी काफी कम होगा। पहले देखिए पॉलिसी क्या है। इस पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और प्राइवेट व्हीकल को 20 साल बाद कबाड़ा माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो 20 साल तक के पुराने वाहन हो गए ना, उनको कबाड़ा स्क्रैपेज कर दिया जाएगा उनको। अब देखिए, मान लीजिएगा मेरे पास कोई कार है, 20 साल उस कार को हो गए, तो इस पॉलिसी के तहत उसको स्क्रैपेज किया जाएगा, यानी कि मुझे उसको स्क्रैपेज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसको स्क्रैपेज कराऊंगा तो उस स्क्रैपेज कराने का प्रॉपर मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, मेरे पास ये मॉडल की गाड़ी थी, मैंने इसको स्क्रैपेज कराया क्योंकि ये 20 साल पुरानी हो चुकी थी। पहले प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होगा गाड़ी का कि 20 साल हो चुके हैं, इसका फिटनेस क्या है, क्या ये फिटनेस सर्टिफिकेट लेने लायक है। अगर उस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उसको स्क्रैपेज कराया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। अब देखिए, अगर मेरी कोई गाड़ी स्क्रैपेज हो गई है तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे कोई फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? जैसे स्क्रैपेज होती है तो उसका जो गाड़ी की नई की वैल्यू होती है उसका लगभग 5%, 4 से 5%
हमको मिल जाएगा कि हाँ इतना आपको मिल रहा है, और साथ ही एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जब कोई भी नई गाड़ी खरीदने में जाऊंगा तो लगभग 5% की छूट उसमें हमें मिलेगी, और साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस और जो रोड टैक्स है उसमें भारी छूट मिलेगी। तो ये बेनिफिट होने वाला है किसी भी कॉमन मैन को। ठीक है, पुरानी गाड़ी हो गई है तो डेफिनेटली नुकसान तो दे ही रही है, सड़क के ऊपर चल रही है तो पर्यावरण को दूषित कर रही है ऑब्वियसली। तो ये स्क्रैपेज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। याद रखिएगा कि भाई क्या है, इसके तहत जो 20 साल से पुरानी गाड़ियां हो चुकी है उनको स्क्रैपेज कबाड़ा मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने बदला काकोरी कांड का नाम। नया नाम क्या रखा, यहां पर देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि काकोरी कांड क्या था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझाऊंगा। पहले यह समझ लेते हैं कि इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन बदलकर क्यों रखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम क्यों बदला। उनका मानना है कि जो इस कांड से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इस नाम से उनका अपमान हो रहा था एक तरीके से, काकोरी कांड। ठीक है, ये अपमानजनक लग रहा था, तो इसी वजह से काकोरी ट्रेन एक्शन इसको नाम दे दिया गया है। अब देखिए ये इनको अपमानजनक क्यों लगा और ये अपमानजनक क्यों नहीं है, ये कांड था क्या, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा हिस्ट्री में हमको चलना पड़ेगा। आपको पता है एक बार गांधी जी ने गांधी युग के टाइम पर उन्होंने एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई थी, असहयोग आंदोलन। लेकिन गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी कांड हो गया, जहां पर पुलिस स्टेशन जलाया गया, काफी सारे पुलिसकर्मी जलकर उसमें राख हो गए थे, और उसके तहत 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन जो क्रांतिकारी युवा थे, स्पेशल भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, और भी जितने युवा थे वो इससे खुश नहीं थे। ठीक है, उनको थोड़ी सी नाराजगी लगी कि यार ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, इस तरीके से तो आजादी नहीं मिलेगी, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, शायद उसका नाम हिंदू रिपब्लिक पार्टी, कुछ इस तरीके का नाम था। और उन्होंने सोचा कि यार अब तो आजादी दिलाने के लिए हथियार हमें उठाने पड़ेंगे। अब हथियार के लिए चाहिए था पैसा, धन चाहिए था, तो उन्होंने प्लान किया कि जो अंग्रेज सरकार का धन है उसको लूटते हैं और उससे हथियार वगैरह खरीदेंगे और देश को आजादी दिलाएंगे। काम अच्छे के लिए कर रहे थे, देश को आजादी दिलानी थी, क्योंकि गुलाम बना रखा था अंग्रेजों ने। तो उन्होंने क्या प्लानिंग की, एक ट्रेन जाती थी सहारनपुर से, यूपी के अंदर जो सहारनपुर पड़ता है, लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी। ठीक है, तो वहां पर उसके अंदर ब्रिटिश सरकार का खजाना था, तो उन्होंने प्लानिंग की कि इस ट्रेन को लूटते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश की गन वगैरह एक दो उनके पास थी वो लेकर उन्होंने लूटने की प्लान की। ट्रेन के अंदर कुछ क्रांतिकारी चढ़ गए और उन्होंने, सहारनपुर से ट्रेन चली थी, लखनऊ से पहले काकोरी पड़ता है, काकोरी रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने ट्रेन को रुकवा लिया। ठीक है, ट्रेन के अंदर से जो लूट हुई वो केवल 4600 रुपए की केवल लूट हुई थी। ठीक है, इतने की लूट हुई थी, और एक्सीडेंटली एक आदमी की वहां पर मौत हो गई थी एक्सीडेंटली। बाकी कोई जान माल का कोई खास खतरा नहीं हुआ था, मतलब नुकसान नहीं हुआ था, केवल 4600 रुपए की लूट हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में, ठीक है, मतलब इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए। 4600 रुपए की लूट हुई थी और 4600 रुपए की 4600 रुपए की लूट हुई थी, और 10 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार ने लगा दिए इनके ऊपर कि इनको सजा दिलाएंगे। जिसमें से हमारे कौन कौन थे आंदोलनकारी, ठीक है, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल खान थे, राजेंद्र लहरी थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, सचिंद्रा बख्शी थे, केशव चक्रवर्ती, और ये देख रहे हैं लगभग 10 ऐसे इंसान थे जो कि इस काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे। अब जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई, लगभग बिस्मिल, लहरी, खान और जो हमारे रोशन सिंह थे, इनको तो फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, मृत्युदंड दे दिया गया इनको। बाकी जो काला पानी भेजे गए, जिसमें से सचिंद्रा सैनियाल, साथी सचिंद्रा बख्शी, इनको काला पानी भेजा गया, और लगभग कुछ को जो बचे हुए थे उनको 3 से 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। तो इतना भयंकर दंड इनको मिला था, उसके लिए कर रहे थे देश के लिए, और कोई खास इतना बड़ा वो भी नहीं था। तो इसीलिए यार ये था काकोरी कांड, और यूपी के अंदर ऑब्वियसली हुआ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। हिस्ट्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया, या फिर काकोरी कांड जो है उसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किसने रखा, किसने बदला। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला ऑब्वियसली।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट आ जाता है हमारा इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड। आप तो दी करंट अफेयर शो का फॉर्मेट जानते हैं, उस वीक जितने भी इंपोर्टेंट डेट्स बनते हैं उनको भी हम दी करंट अफेयर शो के एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तो एक इंपोर्टेंट डेट आई है, ध्यान से समझिएगा। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 12 अगस्त गया है, इसी दिन इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया गया है। जब भी कोई दिवस मनाया जाता है अक्सर मैं ये बोलता हूं कि ये दिवस किसी भी देश की गवर्नमेंट के थ्रू इसलिए मनाया जाता है ताकि वो जनता को जागरूक कर सके किसी चीज के प्रति। लेकिन इस दिन के रिगार्डिंग थोड़ा उल्टा है। यहां पर देश के लोग मनाते हैं, देश के जो युवा है इस दिन को मनाते हैं गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए, सरकार के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए। क्यों फैलानी है युवाओं को जागरूकता, क्यों खींचना चाहते हैं वो सरकार का ध्यान? इसलिए सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करें। ठीक है, युवाओं के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आजकल हर देश के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, युवाओं का रोजगार बना हुआ है। युवाओं को रोजगार चाहिए, तो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि हाँ युवाओं के मुद्दे के ऊपर भी बात करो भाई, युवाओं के मुद्दों को सोल्व करो, इसलिए यह दिवस युवाओं द्वारा मनाया जाता है। ऑल वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में। इस बार इसका जो थीम था नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड पैलेंट्री हेल्थ। यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड पैलेंट्री हेल्थ। इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट दे दी जाती है कि इस दिन हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया, या फिर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया, किस डेट पर मनाया गया, या फिर 12 अगस्त को जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया इस बार इसका थीम क्या था। 3 टाइप से क्वेश्चन बन गए तो आपको याद कर लेना है। तभी मैं कभी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली समझाने के तरीके से कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सके आप उनको खुद ही बना लो। अगर कोई भी डायरेक्ट में क्वेश्चन लिख दूं ना कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इससे माइंड ट्रिगर नहीं कर पाता कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। माइंड में केवल एक ही चीज रहती है कि हाँ क्वेश्चन ये था, और माइंड श्रिंक हो जाता है। एक और इंपोर्टेंट है 10 अगस्त को विश्व भर में विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 10 अगस्त गया है, तो इसी दिन विश्व शेर दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले तो यह दिवस इसलिए मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आज जो शेर हैं, लायन हैं, वो लुप्त होते जा रही हैं, शेरों की प्रजाति। तो इनका संरक्षण करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सेव द लायंस, इनको भी, क्योंकि यह भी एक हिस्सा है, ठीक है, प्रकृति का एक हिस्सा है, तो इनका संरक्षण करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी है हमें, इसलिए 10 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस दिन से रिलेटेड। वर्ल्ड के अंदर टोटल 20,000 लायन बचे हुए हैं आज, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है, 20,000 लायन ही बचे हुए हैं। और जो टाइगर हैं वो तो इससे भी कम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड टाइगर डे शायद 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई, सॉरी मैं कंफ्यूज हूं, 28 जुलाई है शायद, को मनाया जाता है बाघ डे के, बाघ दिवस के रूप में। अब देखिए, एक शेर का वजन लगभग 190 किलो तक होता है। फैक्ट है ये, नोट करिएगा। एक शेर का वजन 190 किलोग्राम तक होता है, साथ ही शेरनी का वजन 130 ग्राम तक का होता है, यानी कि शेरनी थोड़ी सी कमजोर होती है। जहां पर से वहां से 8, जहां पर शेर होता है वहां से 8 किलोमीटर दूरी तक आप शेर की दहाड़ सुन सकते हैं। यानी कि अगर शेर दहाड़ रहा है और आप उसे 8 किलोमीटर की दूरी पर हो तो आप शेर की दहाड़ सुन सकते हैं कि हाँ भाई 8 किलोमीटर पर शेर है और आ रहा है मुझे खाने के लिए। तो ये फैक्ट शायद आप नहीं जानते होंगे कि यहाँ शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक दूर तक सुन जाती है। तो यार ये तो जो ट्रेन होती है ना करती है वो उसके भी सायरन से भी ज्यादा है, इतनी दूर तक तो ट्रेन कभी नहीं जाता होगा हॉर्न। एक शेर की उम्र लगभग 16 से 20 साल होती है। एक शेर जो जीता है मतलब अपना लाइफ में 16 से 20 साल तक उसकी उम्र होती है। शेर के पसंदीदा शिकारों में हिरन, नीलगाय जैसे पशु होते हैं, यानी कि जो शेर सबसे ज्यादा शिकार करता है ना वो हिरन और नीलगाय का करता है, ये पशु होते हैं। इस बार इसका जो थीम था वर्ल्ड लायन डे का, वो देखिए, स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन, यानी कि जो अफ्रीकन लायन है उनके ऊपर इस बार ज्यादा फोकस किया गया था कि जो एलिमिनेट हो रहे हैं अफ्रीकन लायन उनको सेव करो, यानी कि बचाओ उनको, स्लो करो एलिमिनेशन को। एलिमिनेट मतलब हटाना, कम होना होता है इसका मतलब। क्लियर है? नेक्स्ट है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे के रूप में मनाया जाता है 13 अगस्त को, और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है।
यह भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप किसी की जान बचा सकते हो अपना ऑर्गन डोनेट करके। ऑर्गन मतलब किडनी, अगर किसी को किडनी की जरूरत है तो आप अपना ऑर्गन किडनी डोनेट कर सकते हो। लीवर की जरूरत है तो आप लीवर डोनेट कर सकते हो, ठीक है। पैनक्रियाज यानी कि पित्त जिसको बोलते हैं, पैनक्रियाज डोनेट कर सकते हो। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए अगर आप चाहो तो अपना ऑर्गन डोनेट करके बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो। तो ये अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की। खेल मंत्री कौन है नए कैबिनेट के अकॉर्डिंग? अनुराग ठाकुर, जो कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हाल ही में इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। इसको याद रखिए, फिट इंडिया फ्रीडम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये है क्या या फिर किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। तो खेल मंत्रालय कह सकते हो या फिर खेल मिनिस्टर जो कि है हमारे अनुराग ठाकुर। अब ये है क्या फिट इंडिया? इसके तहत क्या होगा, वैसे तो मैं आपको बता दूं 2019 में 29 अगस्त को जो भारत के अंदर खेल दिवस मनाया जाता है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। अब ये 2.0 इसका वर्जन लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होगा, देश के लगभग 744 जिलों में, हर जिलों के लगभग 75 गांव में, हर गांव के लगभग 75 युवाओं को इसमें हिस्सा लेना होगा। यानी कि ऑब्वियसली लेते हैं, पिछले साल भी हुआ था और इसमें हिस्सा लेते हैं। और लगभग 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। यानी कि फिट इंडिया फ्रीडम रन जो 2.0 है ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 2 अक्टूबर तक हर हफ्ते उस गांव के 75 युवा या फिर 75 जो लोग हैं वो एक जो फ्रीडम रन होती है यानी कि एक दौड़ होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेने का प्रोसीजर सिंपल सा है, इनकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये प्रॉपर है, ठीक है। इसके तहत लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि भाई आज की भाग दौड़ की जो जिंदगी है उसमें थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। लोग आलसी होते जा रहे हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं सोफे के ऊपर पड़े हुए, साथ ही मोटापा फैलता जा रहा है, बहुत सारे लोग जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यार डेली फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इसका एक प्रॉपर थीम भी इन्होंने रखा है जो कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ये इस बार इसका थीम है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया है, किस थीम के साथ इसको लॉन्च किया है? तो फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। यही ये बोल रहे हैं इसके थ्रू कि डेली आधा घंटा अपने शरीर को भी दो, अपनी फिटनेस को भी दो। तो समझ गए ये है क्या? तो पिछले साल इसमें लगभग फाइनल में 18 किलोमीटर की जो रनिंग है यानी कि दौड़ है वो बहुत सारे युवाओं ने पूरा की थी। तो इस बार ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और ये लगभग 13 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो 2-3 पॉइंट याद रखेगा, किसने शुरू की, नाम क्या है और इसका थीम क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है। BRO इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO यानी कि जितनी भी हमारी बॉर्डर रोड होती हैं या फिर भारत पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है वहां पर जितनी भी रोड हैं, पहाड़ के ऊपर जितनी भी रोड हैं, उन रोड को बनाने का काम ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर इधर चाइना की तरफ चले जाओ, लद्दाख की साइड में जितने भी रोड है जो बॉर्डर रोड है उनको बनाता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO ने रचा इतिहास। भाई क्या इतिहास रच दिया इसने? पूर्वी लद्दाख में किया दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण। तो इसने ये इतिहास रचा है कि भाई जो पूर्वी लद्दाख है, आपको पता है एक यूनियन टेरिटोरी है, कश्मीर से अलग हुआ है, तो वहां पर एक सबसे ऊंची जगह है, वहां पर एक दर्रा पड़ती है, ठीक है। उसके ऊपर इसने दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर इसने रोड का निर्माण किया है और यही इसने रिकॉर्ड बनाया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि भाई कितनी लंबी रोड इन्होंने बनाई है, कहां पर रोड बनाई है, कौन सी दर्रे पर इन्होंने ये रोड बनाई है। तो ये देखिए, अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे, पूर्वी लद्दाख में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है उमलिंग ला दर्रा। इसको नोट करिएगा, उमलिंग ला दर्रा, इसी के ऊपर इन्होंने ये रोड बनाई है। 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित है ये जो दर्रा है, ये 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। यही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि भाई 19,300 किलोमीटर ऊंचे दर्रे जिसका नाम है उमलिंग ला दर्रा, वहां पर इन्होंने 52 किलोमीटर लंबी
पक्की सड़क बनाई है। और ये इन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया, यानी कि हिस्ट्री क्रिएट की है कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची जो जगह है वहां पर इन्होंने रोड बना दी है। और वहां पर यार गजब रोड हो जाएगी, इस तरीके की ये रोड दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर प्लस पल्स शहर बना इंदौर। यार सबसे पहले तो यही समझिए कि भाई वाटर पल्स है क्या। ये एक तरीके का प्रमाण यानी कि एक तरीके का सर्टिफिकेट है। ये उन शहरों को दिया जाता है जो कि ODF के मानकों पर खरे उतरते हैं। अब ODF ये क्या झमेला है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डिफिकेशन फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री। अब ये क्या है, ये एक तरीके से सरकार के थ्रू योजना या फिर स्कीम कह लीजिए लॉन्च की गई थी। ओपन डिफिकेशन फ्री का मतलब होता है कि खुले में शौचालय मुक्त। तो ये एक मानक पेश करता है। उस टाइम पर जब ये योजना शुरू की गई थी ना ODF, उसके तहत वर्ल्ड ऑल इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर गांव के अंदर बहुत सारे शौचालय बनाए गए थे। और ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पर खुले में शौचालय मुक्त हुआ है वो शहर। उसके तहत उनको कुछ रैंकिंग दी जाती है और फिर बताया जाता है कि नंबर 1 पर कौन आया है। एक तो ये हो गया कि हाँ भाई इंदौर ऐसा शहर पाया गया है जो कि ODF के मानक के थ्रू खरा उतरता है, क्योंकि वहां पर खुले में शौच करना है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। दूसरा एक और मानक देखा गया है, जो इंदौर के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनसे जो वेटेज वाटर निकलता है यानी कि जो गंदा पानी निकलता है, उनको ऐसे ही पर्यावरण में इंदौर शहर नहीं छोड़ देता। पहले प्रॉपर उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उसको केमिकलाइज किया जाता है ताकि वो बाहर जाके नदियों नहरों को प्रदूषित ना करे। ठीक है, ये एक उसमें किया गया। और जो वाटर है, वेटेज वाटर है, उसको रीयूज करने की कला भी इंदौर शहर ने दिखाई है, यानी कि केमिकलाइज करके उसका भी इस्तेमाल इन्होंने कहीं में किया है। तो प्रॉपर भाई बहुत बड़ी टीम गई थी इंदौर के अंदर। और जो ऐसी जगह है, ठीक है, ODF जैसी जगह है और जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर इन्होंने सर्वेक्षण किया, तगड़ा सर्वे किया। और लगभग इसमें 84 शहरों ने फॉर्म अप्लाई किया था, आवेदन किए थे। और उनमें से केवल इंदौर ऐसा पहला शहर बना है जिसको वाटर पल्स शहर का दर्जा दिया गया। यानी कि वाटर पल्स, जो एक पल्स क्या होता है, पल्स ये होती है ना दिल की धड़कन, ये वाला, ठीक है, वाटर पल्स यानी कि शुद्ध जल एक तरीके से, मतलब ऐसा माइंड में लेकर चलिए, इसे कह सकते हैं कि हाँ पानी के मामले में, पानी की शुद्धता के मामले में और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वाटर का रीयूज करते हुए जो गंदा पानी निकलता है उसको ऐसे ही पर्यावरण में नहीं छोड़ देता इंदौर। तो वाटर पल्स उसको एक सर्टिफिकेट यानी कि उसको एक दर्जा दिया गया। और ऐसा भारत का ये पहला शहर बन गया इंदौर। और ये कहा जा रहा है सर्वे के बाद लगातार 4 साल से इंदौर सफाई के मामले में यानी कि सबसे स्वच्छ शहर के मामले में रैंक फर्स्ट लेकर जा रहा है। इस बार जो रैंक 5वीं बार भी इंदौर ही रैंक फर्स्ट लेके जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्लियर है? तो आई होप मैं आपको यार ये चीज समझा पाया हूंगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के CM है, समझ गए ना? कोशिश मैंने पूरी की समझाने की, क्योंकि यार पेचीदा सा था, अजीब सा एक क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020, काफी सारे लोग तो मैंने देखे हैं करंट अफेयर पढ़ाते हैं और जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं उनको छोड़ देते हैं। मैं देखता रहता हूं ना कि हाँ कौन क्या कर रहा है, तो उसको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ ये तो कुछ करंट अफेयर बना ही नहीं, जबकि यही इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर पहला शहर, वाटर पल्स वाला पहला शहर, वाटर पल्स का दर्जा कौन से शहर को दिया गया? पहला। यही तो होते हैं यार इंपॉर्टेंट। और अगर वो टफ है तो कुछ लोग तो उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। मैं देखता हूं कि यार ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट लास्ट वीक में बना और इन्होंने ये पढ़ाया नहीं, तो ये चीजें होती हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया के एक लौते नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत को 128 साल बाद एथलेटिक्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया है। प्रॉपर एक रैंकिंग देखी जाती है कि हाँ भाई एथलेटिक्स में वर्ल्ड वाइड कौन से खिलाड़ी की क्या रैंकिंग चल रही है। तो जो नीरज चोपड़ा है उनको जो रैंकिंग मिली है वो नंबर 2 मिली है, यानी कि वर्ल्ड वाइड एथलेटिक्स में नंबर 2 पर है, क्योंकि इनके प्रॉपर स्कोर चलते रहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में चलते हैं कि हाँ विराट कोहली की स्कोरिंग ये है तो इसको वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्लेयर की रैंक 3 मिलती है, नंबर 4 पर आती है। तो ऐसे ही इनकी वही बनती है एथलेटिक्स की, इनके भी ये प्रॉपर मेडल वगैरह जीतते हैं तो इनके भी प्रॉपर स्कोर बनता है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग तय की जाती है। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही गोल्ड मारा तो इनको जो स्कोर मिला, यानी कि इनका जो टोटल स्कोर हो गया वो लगभग 1315 स्कोर हो गया, और 1315 स्कोर के साथ वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
ठीक है, जबकि पहले स्थान पर 1396 स्कोर के साथ जर्मन के एथलीट जोहान्स वेटर जर्मन के एक एथलीट है, वो नंबर 1 पर है। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भाई इंडिया के ऐसे एथलीट बताइए जो कि नंबर 2 पर चले गए हैं विश्व एथलेटिक रैंकिंग में। तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 122वें स्थान पर रहा। जितने भी इंडेक्स होते हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत को कौन से पायदान पर रखा गया है इस बार। तो भाई वैश्विक युवा विकास सूचकांक है, स्पेशली जो हमारे युवा हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई खास आजकल युवाओं के लिए नहीं कर रही है इंडिया के अंदर, जहां तक मैंने नोटिस किया है। तो भाई इस रैंक के अंदर भारत को तो 122वां स्थान मिला है। सबसे पहले तो इसके अंदर टोटल जो देश थे वो 181 देश थे। 181 देशों के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें से भारत को 122वां स्थान मिला है, जो कि काफी गंभीर है, यानी कि 100 से नीचे भी नहीं आ पाया भारत। ठीक है, ये जो रैंक जारी की जाती है, यानी कि रिपोर्ट जारी की जाती है, ये युवा शिक्षा कि भाई इन देशों के अंदर युवाओं को जो शिक्षा दी जा रही है उसका लेवल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। रोजगार, युवाओं को देश प्रॉपर रोजगार दे रहा है या फिर युवा इधर से उधर ऐसे ही भटक रहे हैं, युवाओं के अंदर विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। स्वास्थ्य, युवाओं के स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही समानता, ठीक है, युवाओं में भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है, कैटेगरी वाइज तो नहीं बांट दिए हैं युवाएं, साथ ही समावेश, शांति और सुरक्षा, साथ ही राजनीतिक और नागरिक भागीदारी, जो राजनीतिक जो चलता है पूरा डेमोक्रेसी है, उसमें युवाओं की भागीदारी है फिर या नहीं है, या फिर अपना ओल्ड इज गोल्ड चल रहा है पूरा राजनीतिक में। और जैसे कि आप देख रहे हो राजनीति में युवाओं को कहां टाइम मिल रहा है, तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई देश के अंदर युवाओं का विकास हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो युवाओं के विकास के मामले में भारत को इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग मिली है ना, वो 122वें स्थान पर है कि हाँ भाई भारत के अंदर युवाओं का कोई खास विकास नहीं हुआ है, वो 122वें स्थान पर है। तो यार आई होप गवर्नमेंट थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे। मेरा वीडियो तो वैसे पहुंच नहीं पाएगा उन तक, तो यार लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर भी करिएगा, तो युवाओं की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो, देश के अंदर रोजगार वगैरह उन्हें मिले, इधर उधर ना भटकना पड़े, थोड़ी जो राजनीति है उसमें भी भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। बाकी नंबर 1 पर जो आया है इस मामले में सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर के जो युवा हैं, यूथ है, उनके अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई आने वाली गए हुए साल में। स्लोवेनिया दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर नॉर्वे है, माल्टा है और डेनमार्क है। ये 4-5 देश है जो कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 5 दान पर आए हैं। भारत को तो भाई 122वीं रैंक मिल गया, याद रखिएगा। नाम क्या है इस रिपोर्ट का? वैश्विक युवा विकास सूचकांक, इंग्लिश वाले ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। नेक्स्ट है अक्टूबर में भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का होगा शुभारंभ। सबसे पहले तो समझ लेते कि भाई इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है क्या। फ्रेंड्स, इसका गठन जुलाई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था और इसको संयुक्त राष्ट्र फोरम भी कहा जाता है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। लेकिन ये भारत के अंदर भी शुरू होने जा रही है, जिसको बोला जाएगा IIGF, यानी कि इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। और जो संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है उसको बोला जाता है IGF। तो ये अक्टूबर में भारत में भी शुरू होने वाली है। भारत में इसकी जो पहली मीटिंग होगी, ये समझ लीजिए वो लगभग 2 से 3 दिन की होगी, यानी कि 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर तक ये मीटिंग चलने वाली है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई इसको मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कौन है। अनिल कुमार जैन इसको मैनेज कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इसके हेड रहने वाले हैं, जो कि CEO ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी कि अनिल कुमार जैन कौन है, याद रखिएगा, हमारी करंट अफेयर वाली बुक के अंदर भी ये होगा, वो है CEO ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यही इसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, यानी कि जो ये मीटिंग होगी। अब इसके अंदर होता क्या है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के अंदर जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं और उनके विकास के ऊपर आगे कदम बढ़ाते हैं। तो ये पूरा होता है। वैसे भी आपको पता होगा इंटरनेट के मामले में इंडिया नंबर 2 पर चल रहा है। नंबर 1 पर डेटा यूसेज के मामले में हर महीने जो सबसे ज्यादा डेटा का इस्तेमाल होता है वो इंडिया के अंदर होता है। तो ये फोरम इंडिया के अंदर तो आनी थी एक ना एक दिन, कि इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखा जाए और जो डेवलपमेंट है, विकास के तौर पर इंटरनेट किस तरीके से युवाओं के अंदर, देश के लोगों के अंदर एक विकास ला सकता है, एक क्रांतिकारी
पीढ़ी पैदा कर सकता है उसके ऊपर काम करेंगे प्रॉपर। जितने भी इश्यूज है इंटरनेट से रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड या फिर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, उनको सुलझाया जा सके। क्लियर है, समझ गए? तो ये जो होगी एक तरीके से समिट कह लीजिए यार, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, या फिर मीटिंग होगी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की, जो लॉन्च हुई है वो 20 अक्टूबर को होने वाली है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम याद रखेगा, उसका नाम होगा जो इंडिया की बन रही है इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, और ये इंडिया की पहली इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम रहने वाली है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। नेक्स्ट है इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। सबसे पहले आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराना चाहूंगा, क्योंकि एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। इसरो के थ्रू चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया, एग्जैक्ट डेट नोट करिए, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये एग्जैक्ट डेट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि भाई चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था, डेट बताइए, तो नोट कर लिया। अब यहां पर बात हो रही है चंद्रयान 2 की, जिसने मून के ऊपर पानी खोजा है। चंद्रयान 2 जो इसरो के थ्रू लॉन्च किया गया वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। जो ऑर्बिटर है वो मून के ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन जो इनका लैंडर था, क्योंकि इनका मकसद था इसरो का कि भाई चंद्रमा की जो एक ऐसी सतह है, साउथ पोल है, जो जहां पर पानी की रोशनी भी नहीं पहुंचती और अब तक कोई नहीं पहुंच पाया, कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर नहीं पहुंच पाई। इन्हें अपना लैंडर वहां पर लैंड कराना था, रोवर ये भेज रहे थे, लेकिन जो विक्रम लैंडर था वो लॉस्ट हो गया था, यानी कि कनेक्शन वगैरह उसका टूट गया था, क्योंकि ऐसी जगह थी वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता है, फिर भी बहुत हिम्मत दिखाई थी। तो जो ऑर्बिटर घूम रहा था ऑर्बिट में चंद्रमा की, तो उसने भाई पानी के अणुओं को खोज लिया कि हां चंद्रमा पर एक जगह पानी के कुछ कण इनको मिले हैं। देखिए चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच व्यापक चंद्र जल योजन और OH तथा H2O का पता लगाया है। OH साथ ही H2O वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2 होता है, तो उसके अणुओं का पता लगाया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मून के ऊपर किसने पानी खोज निकाला, तो ऑब्वियसली इसका आंसर इसरो हो जाएगा। अगर इसरो वहां पर नहीं है तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट है। लॉन्च डेट भी पूछी जा सकती है कि चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट क्या थी, चंद्रयान 1 की लॉन्च डेट क्या थी। तो 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, नोट करिएगा। भारत में हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई। एकल खुराक का मतलब है कि 1 डोज वैक्सीन, कोविड-19 की बहुत सारी वैक्सीन बनी हुई है, भारत के अंदर 5 कोविड-19 की वैक्सीन का इमरजेंसी यूज करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें से 2 तो भारत की है, कोविशील्ड कोवैक्सीन है, साथ ही स्पुतनिक है रशिया की, साथ ही मोडेना है, और साथ ही अब फाइनली जो जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन वैक्सीन है उसको भी अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज के लिए। ये एकल खुराक यानी कि सिंगल डोज वैक्सीन है, केवल एक डोज में ही काम चल जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन पता ही होगा नीदरलैंड की ये कंपनी है, और जो अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन है उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, एक तरीके से यूएस की ही इस कंपनी को हम कह सकते हैं। तो 5 वैक्सीन फाइनली भारत के अंदर अप्रूवल मिल चुका है लगाने के लिए, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। मैंने आपको बता दी, एक मोडरेना है, साथ ही कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, और ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है। स्पुतनिक और जो जॉनसन एंड जॉनसन वाली वैक्सीन है ये सिंगल डोज वैक्सीन है। और भारत के अंदर अब तक टोटल 54 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, जो कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर भारत को संबोधन करते टाइम पर बताया था। फाइनली लास्ट करंट इवेंट है शायद, और इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में अब शामिल किया जा सकता है क्रिकेट, आईसीसी ने की तैयारी। फ्रेंड जब ओलंपिक्स चल रहे थे ना, मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि यार अगर ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट होता तो कितना मजा आता, कितना जबरदस्त क्रेज होता। कोई भी टीवी के सामने से नहीं उठने वाला था, क्योंकि क्रिकेट का बज़ ही इतना तगड़ा है, और ऑब्वियसली इंडिया की क्रिकेट की टीम जबरदस्त है, तो कितना मजा आता। तो फाइनली यार अपडेट आ चुका है कि आईसीसी ने फाइनल ही, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तैयारी कर लिया कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कराना ही कराना है। और खास बात यह कि इस बार आईसीसी ने इसके ऊपर एक कमेटी का गठन कर लिया, ग्रुप का गठन कर लिया है, जो कि इसके ऊपर कदम आगे बढ़ाएगी और जल्द से जल्द ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह कि बीसीसीआई ने इसके ऊपर अपनी सहमति जता दी है आईसीसी को कि हाँ भाई हम तैयार हैं, इंडिया की टीम बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेगी अगर ओलंपिक्स में
आ जाता है क्रिकेट टीम। और ये कब तक होगा? 2028 में जो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें शामिल होगा। 2024 में तो नामुमकिन लग रहा है पेरिस ओलंपिक में, लेकिन 2028 तक 99.9% चांसेस है कि क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल हो जाएगा। देखिए विराट कोहली के तो कान खड़े हो गए कि हाँ अब आएगा मजा। वो है ना फिर हेरा फेरी का डायलॉग जिसमें जॉन लीवर बोलता है कि अब आएगा मजा, तो ऐसे बोल रहे कि अब गड़ेंगे झंडे, अब मिला है मौका गोल्ड जीतने का। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि भाई जो आईसीसी है, बीसीसीआई है, उनके प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है? सबसे पहले तो चेयरमैन ऑफ आईसीसी कौन है? कर्ग बार्गले न्यूजीलैंड के ये हैं, ये आईसीसी के फिलहाल के चेयरमैन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है, एक एपिसोड में बता चुका हूं। साथ ही सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई के? जय साहा है। क्लियर है? क्वेश्चन बन सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, मैंने आपको रिमाइंड करा दी एक बार और कि जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा कि भाई कौन कौन बीसीसीआई आईसीसी के प्रेसिडेंट या फिर वो हैं। क्लियर है? तो यार तैयार हो जाइए, क्रिकेट आएगा, धमाका होगा। तो ये था फ्रेंड्स आज के एपिसोड का लास्ट इंपोर्टेंट कंटेंट। आई होप आपने प्रॉपर नोट्स की बनाए होंगे और एंजॉय भी किया होगा। हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, करंट अफेयर की जो बुक है वे टू सक्सेस की धूम मचा रखी है, लगभग 11 लाख के आसपास कॉपीज ऑल इंडिया में जा चुके हैं। स्टूडेंट बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 12 महीनों का इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हमने इसमें सिलेक्टेड डाला हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर या फिर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।